समझ लेते हैं। ज्योमेट्री, सबसे पहले एमपीजी समझा। एमपीजी में क्या समझा? M1D1 इक्वल्स टू M2D2 समझा। M1 + M2 समझा। ट्रांसवर्सल समझी। के केवीएन समझा, केवीएन लाइन क्या होती है। ट्रिपलेट समझे कि क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या समझा? केवास थ्योरम समझा। केवास थ्योरम समझ गए हम लोग क्या होता है। उसके अलावा हम लोग में ट्राइंगल्स में आ गए। ट्राइंगल्स में 180 डिग्री वाला सीखा, एक्सटीरियर एंगल सीखा। उसके साथ साथ क्या सीखा? सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड सीखा। उसके अलावा एरिया, एरिया के फॉर्मूले सीखे। रूट ओवर ऑफ S, S - A, S - B, S - C सीखा। उसके एरिया का पूछा, हाफ AB साइन थीटा सीखा। फिर उसके बाद ½ A² साइन B साइन C अपॉन साइन A सीखा। और क्या सीखा था? 30 60 90 सीखा। 30 60 90 सीखा। 1√3 2 45 45 90 सीखा। 1 1√2 30 30 120 सीखा। 1 1√3 ये चीज़ें सीख ली थी। तो देखो, जो मैं बता रहा था ना, जब भी तुम नया कुछ पढ़ने जाओगे, अभी मैंने रजिस्टर भी नहीं खोला है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में पहले से ही आ जानी चाहिए कि क्या क्या सीखा और ऐसे ऐसे करके। जैसे वो थ्योरी में है ना, तो वैसे ही इसको लिखने में तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बट एवरी टाइम यू राइट इट, रिमेंबर इट, और फिर चेक कर लो कि क्या क्या मिस हुआ, क्या क्या मिस हुआ। समझे? ऐसे करके तुम्हें बार बार लिखना पड़ेगा, तब जाके वो फिर ऐसे होगा। ऐसे तभी याद होगा। अब रजिस्टर खोल लेता हूँ। तो एमपीजीसी का ट्रांसवर्सल केवीएन ट्रिपलेट्स, फिर वो क्वेश्चन था, फिर केवास थ्योरम, ठीक है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ट्रायंगल स्केलिंग एक्यूट मैं भूल गया। देखो, अब स्केलिंग एक्यूट, अब जो चीज मैं भूल गया, एक्यूट और स्केलिंग भी पढ़ाया था, तो वो चीज ध्यान रखनी, क्योंकि वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे माइंड में रिटेन नहीं हो रही है या फिर फर्स्ट इंस्टेंस में रिकॉल नहीं हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस कहते हैं, जिसके लिए मार्केटिंग डाटा में टोमा। मतलब अगर तुमसे कोई फोन पूछे, फोन के ब्रांड्स बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में एप्पल आ जाता है तुरंत। तो दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस। और भी कोई ऐसे चिंटू मिंटू टाइप के होते हैं फोन, वीवो वीवो, तो वो याद नहीं आता एक बार में। वो बहुत लेट आता है जब तुम ब्रेन पे बहुत फोकस करते हो। तो मार्केटिंग में कोशिश लोग ये करते हैं कि उनके ब्रांड का टोमा हो जाए। ठीक, वो छोड़ो, मार्केटिंग की क्लास उसके उसका अलग से है कोर्स। छोड़ो, या इस पे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमने सीख लिया था। आज हम लोग फिर से समझते हैं कि यार, एक मीडियन करके होती है चीज। मीडियन क्या होती है? मीडियन क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो साइड पे पड़ती है तो उसको डिवाइड कर देती है इक्वली। डिवाइड कर देती है इक्वली। टॉपिक दोबारा कर से कर, मतलब मीडियन करूंगा अभी 2 10 मिनट। फिर उसके बाद ये तो बता चुका हूँ। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट करूंगा। थोड़ा उसको कनेक्ट ही दे रहा हूँ। लाइन जो साइड डिवाइड कर, एक ऐसी लाइन जो साइड को डिवाइड कर देती है इक्वली। मतलब क्या है इसका? मीडियन उसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी। तो इस ट्राइंगल पे हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी दूसरी साइड पे जो उसको इक्वली डिवाइड कर देती है। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है? इक्वल है। मतलब BD की वैल्यू DC से इक्वल है, देन AD इज मीडियन। ऐसे भी ट्रू है और ऐसे भी ट्रू है। ऐसे भी ट्रू है का क्या मतलब है? अगर लिखा है पेपर में कि BD इक्वल्स टू DC, तो तुम मानोगे AD क्या है? मीडियन है। पेपर में लिखा है AD इज मीडियन, तो तुम मानोगे BD इक्वल्स टू DC। ठीक है, वो एक नहीं वर्ड होता, तो करोड़ कुछ ऐसे करके यूज करते हैं सब लोग। छोड़ो। तो हमें ये समझ आया कि अच्छा ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि ये डिवाइड करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका एक, इसकी भी एक लाइन होगी जो यहाँ पे इक्वल कर देगी, राइट। फिर उसके बाद एक और लाइन होगी ये, जो इसको भी स्प्लिट कर देगी। तो AD BE और C क्या है? मीडियंस है। ठीक है, मीडियंस है। कैसे पता चला? क्योंकि वो इक्वली डिवाइड कर दे रहे हैं जिस भी साइड पे गिर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो है, दिस इज कॉल्ड G।
एंड दिस जी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, जी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो उसमें क्या होता है, ए जी इज टू जी डी की वैल्यू होती है 2:1। ए जी इज टू जी डी की वैल्यू होती है 2:1। कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा तो दिख भी रहा है कि यार ये अगर 2 होगा तो ये तो दिख रहा है ना कि ए जी बड़ा होगा जी डी से। ठीक है, ए जी बड़ा होगा जी डी से, तो इसलिए 2:1। सिमिलरली ये 2:1, सिमिलरली ये 2:1। तो ए जी मतलब जो वर्टेक्स वाली साइड है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू जी डी क्या है, साइड वाली साइड। ठीक है, ठीक। तो ये हमें समझ आता है कि अच्छा ठीक है ऐसा होता है। ठीक, हमें क्या क्या अभी तक समझ आया है कि ये इक्वल होता है, सेंट्रॉइड होता है, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं भाई इंग्लिश में। हर ठीक ट्राइंगल है, में होगा सेंट्रॉइड। हर ट्राइंगल में सेंट्रॉइड होता है, यस। ठीक। ठीक है, तो ये होता है। हाँ मतलब हर हर ट्राइंगल में सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड को आसान भाषा में ये कहते हैं कि जैसे अगर हम लोग एक एक ट्राइंगल लें, तो कई बार तुमने ऐसे देखा होगा ना कि हम लोग उंगली पे नोटबुक ऐसे नचाते थे बचपन में, मतलब कुछ लोग कर लेते थे वो। तो वो उसी पॉइंट पे वो उसको घुमा सकते थे, उस पर्टिकुलर एक, यहाँ पे एक सेंट्रॉइड होता है, हर एक बॉडी का एक सेंट्रॉइड होता है, जिसपे अगर तुम अपनी उंगली फोकस करो और उसके ऊपर वो मटेरियल रखो तो वो बैलेंस रहता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट उसको ही सेंट्रॉइड होता है। तो यहाँ पे अगर तुम अपनी उंगली रखो सेंट्रॉइड पे, अब ऐसे ट्राइंगल उसके ऊपर रख दो ऐसे करके, पेपर का जो भी बना है, तो वो वहाँ पे बैलेंस रहेगा। तो दैट इज लाइक, थोड़ा फिजिक्स भी समझ लो, फिजिक्स ऑनर से हूँ मैं। ठीक, तो उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इतनी चीज समझ गए। फिर अगर तुम्हें ये समझ आता है तो इसके बाद एक और चीज इसमें से होती है, वो होती है कि यार एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6K। 6K क्या है, ये वैल्यू K है, ये वैल्यू K है, ये वैल्यू K है, ये वैल्यू K है, ये K है, ये K है। तो वो 6 इक्वल छोटे 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 ट्राइंगल्स में स्प्लिट होता है। कलेक्टिवली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कंप्लीट में 6K होता है, और ये जो बाकी सब है वो इक्वल होते हैं और के होते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर एरिया भी हो गया, फिर हमें आता है और क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, एडी की लेंथ पूछ सकता है। एडी की लेंथ, और ये काम का बंदा जरूर है तुम्हारे लिए। अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि ए बी का स्क्वायर, देखो याद भी करने का तरीका देख लो। ये ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, जो बीच की लाइन है ये लाइन, ए डी स्क्वायर, प्लस कौन सी लाइन बच गई है, डी सी, डी सी का स्क्वायर, ये वाली। तो देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये डी है, डी सी का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये सब फॉर्मूले तो मुझे समझ आते हैं उस टाइम पे, बट एप्लीकेशन कैसे मैं समझूंगा, अब मुझे कैसे ये पता चलेगा कि ये लगाना है कि नहीं। उस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर ये चीज समझ आती, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि तुम्हारा सम ऑफ टू मीडियंस, सम ऑफ टू मीडियंस is greater than the third median. Sum of two medians is greater than the third median. फिर इसके बाद आता है कि जो लॉन्गेस्ट मीडियन है, जैसे हमने कल पढ़ा था ना एक, कि ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटर साइड के ऑपोजिट होता है। जैसे अगर एंगल अगर इतना ऐसे है तो साइड हमारी छोटी है, एंगल अगर हमारा छोटा सा है तो साइड हमारी छोटी है, बट एंगल अगर हमारा बहुत बड़ा हो गया तो हमारी ऑपोजिट साइड क्या दिख रही है यहाँ पे, कि टू टू थीटा है, ये थीटा है, थीटा के अपोजिट छोटी सी साइड दिख रही है, बट टू थीटा क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहा है तो उसके अपोजिट की साइड ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ग्रेटर द एंगल ग्रेटर इज द अपोजिट साइड। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट मीडियन इज ऑन शॉर्टेस्ट साइड। इसको भी विजुअली देखते हैं, विजुअली देखते हैं लॉन्गेस्ट मीडियन। यहाँ पे भी एक मीडियन बन रही होगी जो इसको डिवाइड करेगी, राइट। एडी क्या है, मीडियन है, और यहाँ पे भी एक मीडियन बन रही होगी जो इसको डिवाइड करेगी। तो तुम्हें दिखा लॉन्गेस्ट मीडियन इज ऑन शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट मीडियन मतलब एडी इज ऑन शॉर्टेस्ट साइड। अगर ये और छोटा ले लूं मैं, और अब इसमें एक ऐसे ट्राइंगल बनाऊं,
इसको ऐसे विजुअली तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें याद कैसे रहेगी ये सब कुछ? जैसे जैसे एवरी टाइम अभी आएंगे, एक बढ़िया रैप बनाएंगे इसका, ठीक है, और वैसे करके याद रखेंगे कि फिर से तुमने आंखें बंद करी, फिर से तुम चालू हो गए, लोग तुम्हें कहेंगे कि ये हो गया, बट वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं आएगा। क्वेश्चन में पूछ लेगा, ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू दे देगा, ए सी की वैल्यू दे देगा, डी सी की वैल्यू दे देगा, तुमसे पूछेगा ए डी का स्क्वायर बता दो, या फिर ए डी की वैल्यू दे देगा, ए बी की वैल्यू दे देगा, ए सी की वैल्यू दे देगा, डी सी की वैल्यू पूछ लेगा। तो अपोलोनियस थ्योरम तुम्हें अगर एकदम ऑन द स्पॉट आता होगा तो तुम लगा के 30-40 सेकंड में करके निकल जाओगे। तो इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वरना फिर इसको पढ़ाते नहीं। अरिथमेटिक में एक भी फॉर्मूला नहीं उसमें जनरली सिखाऊंगा तुम्हें, दो तीन अगर तुम्हें मतलब आ गए बीच में ऐसे तो आ गए, जैसे रूट ओवर ऑफ एम एन अगर आ गया तो आ गया। बट ज्यादातर अरिथमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम। कि अच्छा अगर परसेंटेजेस है तो 100x ले लिया, फिर मिक्सचर आएगा तो अच्छा 7:5 है तो 12x ले लिया, ये सब चीज़ें भी बताऊंगा। बट वहाँ पे अप्रोचेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे पैनिक नहीं कर देना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए क्या है यहाँ पे देखो, ए वाला जो वर्टेक्स है उसके सामने ए होता है, बी वाला जो वर्टेक्स है उसके सामने बी होता है, सी वाला वर्टेक्स है उसके सामने सी होता है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर प्लस साइड थ्री का स्क्वायर अपॉन मीडियन ए, मीडियन फ्रॉम ए मतलब ये वाली ए डी, ए डी जो है, फिर मीडियन फ्रॉम बी, बी मतलब बी ई, फिर मीडियन फ्रॉम सी, सी, सी एफ जो है, इज इक्वल टू 4/3 होता है। ठीक, और लास्ट इसमें आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना होगा व्हेन मीडियन ए, मीडियन बी, मीडियन सी गिवन होगा, गिवन होगा। तो उसमें क्या होता है, तुम एरिया निकालते हो यूजिंग एम ए, एम बी, एम सी, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल, और जो भी आंसर आया, फॉर एग्जांपल ए आ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4/3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ, एरिया थ्रू मीडियंस। ठीक है, ये होता है। तो ये तुम्हारी बार बार रिवाइज करना है एक बार। और 7 पॉइंट, फिर से 7 पॉइंट, इसमें क्या है कि साइड्स का जो स्क्वायर का सम है, साइड्स के स्क्वायर का सम अपॉन मीडियंस के स्क्वायर का सम 4/3 होता है। ये ए बी सी क्या है, साइड्स देखो, ये ट्राइंगल है उसमें ए है, बी है, सी है। ठीक, तो ये वहां से आता है, तो हमें ये समझ आ गया। जो पॉइंट ए है उसमें जो एरिया हम निकालते हैं मीडियन से, इसमें वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से हो जाएगा एरिया नहीं, बेस इसमें? इंटू हाइट, देखो पहली चीज तो उसको क्लैरिटी में लाते हैं। हाँ, वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए रहेगा। बेस इंटू हाइट कब होगा, नहीं वो होता सबके लिए है। हाफ बेस इंटू हाइट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ट्राइंगल एक ये है, हाफ बेस इसका मान लो बी है। हाइट ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है कि एक मीडियन हो अगर जाएगा। ट्राइंगल है तो यहाँ पे एपेक्स है, एपेक्स क्या होता है, सबसे टॉप का पॉइंट जो है ट्राइंगल का, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो। अगर मैं कहीं खड़ा हूँ और मुझसे कोई पूछे कि मेरी हाइट बता दो, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे हेड से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे जमीन तक, उस चीज को तुम मेरी हाइट कहोगे, राइट। तो वो हाइट है, रादर देन मेरे हेड से एक ऐसी लाइन खींच दो कि जो कि ऐसे मीडियन हो। ठीक, आवाज नहीं आई। सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही। बता देनी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार सामने वाली स्क्रीन पे नहीं देख रहा होता हूँ, मैं नीचे ही देख रहा होता हूँ, मुझे अंदाजा नहीं लगता है। तो मैं बता रहा था
ये कैसे पता चलेगा और कैसे एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये पता है कि ये 90 डिग्री नहीं है। अगर 90 डिग्री होता तो हम हाफ बेस क्या है, BC इंटू AD लगा देते, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट है। हाइट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो बेस के ऊपर, उसको हाइट कहते हैं। वहां से हाइट हमें पता चलती है, ठीक है। तो ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसको यहाँ पे हटा देंगे, ठीक। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया इससे निकलेगा, हाफ AB इससे। और भी इसके तरीके हैं, वो धीरे धीरे अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी थ्योरी पहले निपटा दूँ कुछ हद तक। अगर हम मीडियन की जगह ऑल्टीट्यूड मेंशन कर दे तो हम वो चीज कर सकते हैं ना। हाँ, वो मेंशन करना पड़ेगा उसको। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि हाइट का मतलब क्या होता है। हाइट का मतलब होता है कि एपेक्स, एपेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर। कोई भी चीज़ है, कोई भी तुम्हारे पास बॉडी है, ठीक है, आसपास में, उसकी हाइट निकालने के लिए तुम्हें उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके टॉप से, तभी भाई तुम्हें हाइट निकाल। मीडियन हाइट नहीं होती? मीडियन हाइट नहीं होती, पर दिखाता हूँ। ऑल्टीट्यूड हाइट होती है। एक ऐसे है खाली। और पता है तुम्हें, यही उसने एक बार क्वेश्चन पूछा था कैट ने, क्योंकि उसको पता था कि ये सब डाउट है। अगर ये मीडियन हो सकती है जहाँ पे ये वैल्यू BM और ये बराबर हो सकती है ना, क्योंकि पर अगर भाई ये ये, 90 डिग्री नहीं बनाएगा ना? हाँ मुझे भी पता है नहीं बनाएगा। ओ नहीं नहीं, मुझे लगा अगर बनाएगा तो हो जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी, गलत हूँ मैं। फिर उसके बाद अगर, अब यहाँ से 90 तुम्हें तुम्हें देखना है हाइट। हाइट तुमने क्या सोचा यार, हाइट होता है, कुछ नहीं होता है। एपेक्स से, जो कि टॉप का पॉइंट है, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो हाइट होती है। उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो हाइट होती है। तो हाइट और मीडियन में फर्क है, राइट। मीडियन और हाइट में फर्क होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। ऑल्टीट्यूड और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होता ना। नहीं, वो सेम होते हैं। ऑल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू हाइट अनलेस स्पेसिफाइड। ऑल्टीट्यूड और हाइट, ऑल्टीट्यूड हाइट सेम ही है। ऑल्टीट्यूड को ही हाइट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की एल्टीट्यूड, कुछ जितने XX वो है एल्टीट्यूड। मीडियन हाइट, अरे ये दो वर्ड से मैं कैसे समझूंगा, या तो मतलब आगे थोड़ा बताओ, थोड़ा पीछे बताओ। Median is not equal to height unless specified now. हाँ 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 हाँ, ठीक। तो एट पॉइंट बता देना भाई फिर से। 8th पॉइंट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताओ व्हेन MA MB MC गिवन है। फॉर एग्जांपल तुम्हें दे दिया MA MB MC की वैल्यू 9 12 15, ठीक है। ये कह दिया कि फर्स्ट मीडियन की ये वैल्यू है, दूसरे मीडियन की है, तीसरे मीडियन की है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताओ। तो तुमने कहा यार एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो सकता है, तो तुमने कहा कि पहले MA MB MC के वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो उससे एरिया निकालने जाऊंगा तो तुम्हें दिखा साइड 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 है। तो एरिया निकालने का एक तरीका है SSS का हीरोन्स फॉर्मूला होता है S, S-A, S-B, S-C। तुमने कहा इसको कर लूंगा। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, A+B+C/2। तो तुमने जब ऐड किया तो 9 में 12 ऐड किया, 21 21 26 36 और 18, 18 हो गया, रूट ओवर ऑफ 18। फिर तुमने देखा 9 आया, 6 आया, 3 आया। तुमने कहा ठीक है, 6 3 8, 9 इधर है, ये 9 ले लो और ये 2 ले लो, तो 9 9 ऐसे कॉमन, तो ये 2 आ गया। फिर उसके बाद 6 6 में से 6 फिर से आ गया, तो ये 1 आ गया, तो 54 वैल्यू आ गई वो सब वो करके। तो 54 वैल्यू आई तुम्हारी किसकी, तुम्हारी 54 वैल्यू तब आई जब तुमने माना कि MA इधर है, MB इधर है, MC इधर है। MA MB MC क्या मान ली, साइड्स मान ली। तो जो भी एरिया आया वो है एरिया थ्रू मीडियंस। तो एरिया टोटल कितना होता है, लाइक जो ट्राइंगल का 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 54, आंसर विल बी 72। तो एरिया ऑफ दैट इज 72। इसको भी रखा रहने देता हूँ। तो ये हमें मीडियन भी हो गया, मीडियन भी हो गया। उसके बाद हम ये इसमें आएंगे। तो अभी हमें थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है कि एरिया कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यही पूछेगा तुमसे ज्यादातर। अगर साइड 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 गिवन है क्वेश्चन में, 3 साइड गिवन है, तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो वहां से आता है। फिर एक दिन तुम्हें ऐसा था कि साइड नहीं दी उसने मुझे, क्वेश्चन में उसने मुझे साइड दिया और एंगल दिया, साइड दिया और एंगल दे दिया। अब तुम्हें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताना है। तो इसका होता है हाफ ए बी, जो दो साइड्स हैं, साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो जब जो दे रखा है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे, राइट। फिर तुम्हें एक दिन उसने कहा कि यार मैं इसको एक साइड दूंगा, एंगल दे दूंगा, एक साइड दूंगा, एंगल दे दूंगा। तो उसने तुम्हें ए बी सी में ये एंगल दिया, ये एंगल दिया। अब क्योंकि दो एंगल दिए तो तुम तीसरा एंगल निकाल सकते हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि टोटल तो 180 डिग्री है। तुमने तीसरा एंगल सी निकाला, तो सी के अपोजिट की साइड सपोज करो, चलो ए के अपोजिट की साइड तुम्हें दे दी, तो एक साइड दे दी और तीन एंगल तुम्हारे पास है। तो एरिया तुम्हें निकालना है हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। तो इससे तुम्हारा एरिया निकल आया, ठीक। फिर एक दिन उसने तुम्हें बेस दिया एंड हाइट दे दी, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो ये चार तरह के फॉर्मूले होते हैं जो तुम्हारे लगते हैं, हर एक का अलग अलग सिचुएशन है। एस 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 है, साइड है तो हेरोन्स फॉर्मूला। एस एस ए है तो हाफ ए बी साइन थीटा। एस ए है तो ये फॉर्मूला, ये लगता नहीं है वैसे उतना, जनरली मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जो फॉर्मूले ज़्यादातर लगते हैं, ये लग जाता है, ये तो बहुत लगता है, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूलों की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसकी और इसकी। फिर उसके बाद ये आता है, और ये बहुत ही रेयर हो गया कि एक आधा क्वेश्चन 100-200 में कहीं तुमने लगाया, ये लोगों को याद भी नहीं होता फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है बहुत, ये तुमने भी देखा होगा बहुत बार लगाया, और ये तो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हम लोग एरिया वेरिया निकालते हैं। इसी में बेस इंटू हाइट का एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड अप्रोच होती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे देता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये देता है, और फिर यहाँ से कहता है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो सेम एरिया इक्वल्स टू एरिया लिख सकते हो तुम। कैसे? अगर ये ए है, ये बी है, ये कंप्लीट सी है और ये डी है, तो पहले एक तरीका एरिया लिखने का हाफ बेस इंटू हाइट, और दूसरा तरीका है हाफ बेस इंटू हाइट। ये समझ आता है? तो ये एरिया इक्वेट होता है, और ये जो अप्रोच है ये बहुत रिपीट होती है। दो तरीके से तुम एरिया लिख सकते हो। तुम्हें क्या करेगा, डी छुपा देगा, डी पूछ लेगा, ए छुपा देगा, ए पूछ लेगा, और ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। मॉक्स में अभी आ जाएगा ये तुम्हारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूमते फिरते, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी हो गया। अब आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर, थोड़ा ज्यादा हो गया है, एक बार रिवाइज करें। चलो ठीक है, तो मैं भी बंद ही कर देता हूँ, देखते हैं कितना याद है। हाँ, इसके बाद ही करते हैं एंगल बाइसेक्टर, एक बार रिवीजन मार दे। देखो, सबसे पहले हमने सीखा था यार, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी कल, तो एमपीजी को सिखाया था। आंखें बंद करो और एमपीजी सोचो क्या है, कि एमपीजी में कुछ m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2 बनता है, ये बता रहा था। फिर सेंटर पे इसने m1 प्लस m2 बताया। फिर उसके बाद ये लेके आया मैं ट्रांसवर्सल पे। ट्रांसवर्सल क्या लाइन बताई थी यार, साइड से साइड जोड़ रही थी, मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, साइड से साइड मास का डिस्ट्रीब्यूशन। केवीएन लाइन, फिर सोचा कि केवीएन लाइन क्या होती है, कुछ नहीं होती है, वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन होती है, तो मैंने वो भी सीख लिया। फिर इस बंदे ने मुझे ट्रिपलेट सिखाए कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 9 12 15 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। फिर ऐसे करके 20 21 29 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, तो ऐसे करके 7 8 ट्रिपलेट बताए। फिर उसके बाद इस बंदे ने एक मुझे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड 16 है, राइट हैंड साइड 16 है, और बीच में 12 वैल्यू है, बट वो जो 12 वैल्यू जो डिवाइड कर रही है वो ए बी में कर रही है, तो 16 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आया। फिर उसने मुझे केवास थ्योरम बताया। केवास थ्योरम क्या होता है, एक ट्राइंगल बनाया, तीन तीन लाइन बनाई, और क्या हुआ कि इसमें कंडीशन क्या होती है कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हो, केवीएन लाइन्स हो तीन, और वो कॉन्करेंट हो, मतलब कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास हो, तब ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ की वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सीखी कि कहाँ कहाँ यूज़ करोगे केवास थ्योरम। एक तो एंगल सीधे सीधे तुम्हें रेशियो पूछ ले दो साइड का, या सीधे सीधे तुमसे लाइन सेगमेंट की वैल्यू पूछ ले, तो
तुमने कहा ठीक है इसको हटा देते हैं। फिर तुमने कहा ट्राइंगल्स पढ़ूंगा। ट्राइंगल्स में पढ़ा सबसे पहले 180 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल समझा, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड समझा, ये समझा। उसके बाद स्केलिन समझा, स्केलिन के साथ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल समझा। स्केलिन में क्या होता है, कोई साइड इक्वल नहीं होती है, आइसोसेलेस में 2 इक्वल, इक्विलेटरल में 3 इक्वल। फिर उसके बाद तुम्हारा एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। राइट एंगल ये तो उसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझा, जहाँ पे सी की वैल्यू क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। इक्विलेटरल राइट एंगल में तो हमें पता है क्योंकि पाइथागोरस होता है, बट ऑब्ट्यूज में वो जो सी की वैल्यू वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दिख रही है, तो सी की स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्यूट में वो छोटी दिख रही है तो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ सीख ली। फिर ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल के लिए बताया कि अगर वो बहुत बड़ा सा एंगल है तो उसके ऑपोजिट की साइड बहुत बड़ी है, अगर बहुत छोटा सा एंगल है तो उसके ऑपोजिट की साइड छोटी है, तो ये भी समझ गया। फिर 30 60 90 समझा, 1√32, 45 45 90 समझा तो 1 1√2, 30 30 120 समझा तो 1 1√3, तो हमें ये भी समझ आ गया। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़ा सा पढ़ा, जिसमें हाफ हाफ बेस इंटू हाइट। कब हम लगाएंगे, जब बेस और हाइट गिवन हो। साइड 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 दे दी तो रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, वो भी हम समझ गए। उसके बाद उसने कहा कि यार 2 साइड दे दूंगा और एक एंगल दे दूंगा, तो तुमने कहा ठीक है साइड एंगल दे रहे हो तो हाफ ए बी साइन थीटा हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जहाँ पे एंगल एंगल साइड है, तो हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए होता है, तो ये चीज़ हमने समझी। फिर हमने कहा यार मीडियन भी बताई थी कुछ। मीडियन में क्या होता है कि एक ऐसे कुछ करके था तो एक लाइन बीच में जोड़ी तो वो इक्वली स्प्लिट कर दी ऑपोजिट साइड को, तो बी डी इक्वल्स टू डी सी हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने कहा सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो ट्राइंगल बैलेंस होता है, वो घुमाने वाला कुछ समझा रहे थे तो वो समझा। तो तुमने ए जी इस टू जी डी की वैल्यू देखी, 2:1 होती, 2:1 होती, तो तुमने तीनों बना दिए, तीनों बना दिए तो 6 छोटे छोटे ट्राइंगल्स हो गए, 6 छोटे छोटे ट्राइंगल्स हो गए जो कि इक्वल है, और टोटल एरिया कितना है, 6K है। तो ये भी चीज़ समझी। फिर तुमने कहा कि अच्छा ये ठीक है। फिर उसके बाद तुमने कहा कि लेंथ ऑफ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होती है, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, तो ये हमने समझ लिया। फिर उसके बाद क्या चीज़ समझी, फिर हमने समझा कि जो साइड के स्क्वायर का सम है और मीडियन के स्क्वायर का सम है, उनका रेशियो 4:3 होता है। ये 4:3 वैल्यू कहीं देखी हुई लग रही है, कहाँ पे, क्योंकि जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे थ्रू मीडियंस, उसमें भी हम लोग 4:3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें समझ आ गई एक इजी उसमें। ठीक है, इसमें जो ऑब्ट्यूस और एक्यूट वाला है ना, तो मतलब ऑब्ट्यूस में तो लॉन्गेस्ट साइड है, दैट विल बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक्यूट में क्या स्मॉलेस्ट साइड ऐसा कोई डिफाइंड होना मैंडेटरी है कि नहीं कोई भी साइड? नहीं, वो स्मॉलेस्ट साइड नहीं, तीनों जगह पे सी लॉन्गेस्ट साइड है, नोट्स में देख लेना। मतलब तीनों जगहों पे जो जो भी वैल्यू दे रखी ना कि ओके ओके, मतलब सी, उस ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड है एक्यूट हाँ में भी। हाँ, ओके, वो उसमें सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। हम्म, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। तो एक ऐसे करके एक बार ये वाला पॉइंट बता देते, लार्जेस्ट मीडियन और शॉर्टेस्ट साइड, मतलब इसका एप्लीकेशन कैसा होगा, इसका वो मतलब क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन क्या बताएंगे, निकल रहा है। वो सब क्वेश्चन में मैं लाऊंगा, फिर से इसको लाऊंगा। अभी बस मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर 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 से तुम्हें समझा रहा हूँ कि अच्छा ये होता है ये होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन के साथ में आ जाएगा। अब इसमें एक दो चीज़ें मैं भूल गया हूँ जो कि नॉर्मल है, जो चीज़ होगी ही, बट तुम फिर से बार बार ये करोगे, 5 मिनट लगता है यार इसको रिवाइज करने में। तो ये हो गया है स्पेशल, ये हो गया। फिर हमने वो ट्राइंगल वो सब देख लिया। एक इसमें हमने सीखा साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, एक ऐसे ट्राइंगल के बने ए बी सी, ए के अपोजिट है बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, तो तुमने कहा साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग साइन रूल कहते हैं। उसके अलावा कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल कहाँ लगता है, देखो जब भी ऑप्शंस रूट ओवर और रूट ओवर हो तो ये सबसे बड़ी हिंट है कोसाइन लगने की। कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से ट्राइंगल ए बी सी, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, ए ये है बी ये है सी है, तो कॉस बी जैसे अगर ले लिया तो इज इक्वल टू जो बी है, बी को छोड़ दो, उसके अलावा कौन है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और अब बी को फिर से छोड़ रखा है तो 2AC, जिसका है एंगल उसको छोड़ के पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस में लिखा और बेस में भी प्रोडक्ट करना है तो उस जो बी के ऑपोजिट है उसको छोड़ दिया, बाकी सबको कर दिया। ठीक, तो ऐसे
इस तरह का ऑप्शन हो या ये बनाओ रूट ओवर, क्योंकि रीजन ये है कि जब ये स्क्वायर होता है तो कहीं जाके रूट ओवर बनता है, तो तुम यहाँ से उल्टा समझते हो कि 6 से बनता है, ठीक, क्योंकि ऐसे सपने आएंगे नहीं कि कोसाइन लगा लो, मतलब बहुत लेट में आते हैं वो सारे सपने, तब तक ऐड खत्म हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई है, और क्या समझा सकता हूँ मैं तुमको यहाँ पे। ये सारी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हैं, तो उसको एक बार वही इसीलिए कहा था कि थोड़ा रिवाइज करके आना है, भले उसमें समझ कुछ उतना ना आए बट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का नाम ऐसे, जैसा कि उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। ये तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी, की बात इसमें देखो, एक यहाँ से कोई लाइन होगी जो ये ए को डिवाइड कर रही होगी, तो ये a/2, ये भी a/2, फिर यहाँ पे b को डिवाइड कर रही होगी, b/2 b/2, फिर c को डिवाइड कर रही होगी, तो c/2 c/2, ठीक। तो अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आई, जिसको इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे अगर तुम रखो कोई चीज और उससे सर्किल बनाओ तो वो तीनों साइड को जोड़ देगा, मतलब थोड़ा बना के दिखाता हूँ, ये उतना वैसे नहीं है बट बचपन में वो कंपास से करते थे, मैं डिवाइडर से करता था, ठीक है। इन सेंटर, इन सेंटर होता है, इस पॉइंट को आई कहते हैं, इतना क्लियर है, इस पॉइंट को आई कहते हैं, ठीक। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। फिर तुमसे पूछता है कि एडी, एडी की वैल्यू बता दो, एडी की वैल्यू बता, लेंथ ऑफ एडी क्या होगा, जैसे हमने लेंथ ऑफ मीडियन सीखी थी, तो ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट सी, तो क्या होता है एडी की अगर तुमसे वैल्यू पूछ रहा है तो 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉस a/2। अब ये याद कैसे रहेगा, जो भी साइड पूछी हुई है उसके बाजू बाजू के, ये क्या है 2bc अपॉन बी प्लस सी, ये कुछ नहीं होता है, हार्मोनिक मीन होता है। जिनको हार्मोनिक मीन का आइडिया है वो ऐसे करके याद रख लेंगे कि ये हार्मोनिक मीन होता है 2bc अपॉन बी प्लस सी, और कॉस जो भी साइड है उसका है, ठीक है। जिनको नहीं पता है हार्मोनिक मीन तो वो पहले अलजेब्रा पढ़ेंगे फिर इधर याद कर लेंगे, ठीक। तो ये हार्मोनिक मीन और ऐसे करके कॉस, अब ये बीसी का हो गया तो दोनों साइड जो लेफ्ट और राइट वाली, तो बचता कौन है, अब क्योंकि साइड वो ले लिए तो एंगल वाला लेना पड़ता है, ठीक है, वरना फिर कुछ ना कुछ तो यूज करोगे ना ऐसे करके, तो ये ऐसे याद हो गया तुम्हारा। फिर एक और चीज आती है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट है, एबीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे ही अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं पे एंगल बाइसेक्टर बोल दिया है तो तुम यही लगाओगे। पाइथागोरस जैसे बोलते हो तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते हैं ना, 100% हमेशा यही लगाते रहे। जैसे राइट एंगल बोला तुमने पाइथागोरस लगाया, ठीक है, वो तुम्हारा ट्रिगर हो जाता है रिएक्शन, कि जैसे ही मीडियन बोला तो मेरे दिमाग में आया कि वो इक्वल में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो वैसे अगर एंगल बाइसेक्टर बोला तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आएगा तुम्हारे दिमाग में। क्या कहता है कि ए बी, ये जो एरिया है, ये जो साइड है और ये जो ए सी की साइड है, इनका रेशियो इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी। क्या बोला कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ए बी अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी। तो ये ऐसे करके तुम्हें आया कि अच्छा इसका जो रेशियो होगा उसी रेशियो में बी डी डिवाइड होगा, इसका जो रेशियो होगा उसी रेशियो में बी सी डिवाइड होगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हर जगह पे एंगल हो रहा है बाइसेक्ट, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है। फिर उसके बाद ये जो इन सेंटर है उसका कुछ क्या होगा, रेडियस होगा, कोई भी सर्किल का रेडियस होता है।
तो इसको हम लोग आर बोलते हैं। तो अब आर की वैल्यू क्या होती है, आओ इसको समझते हैं थोड़ा। देखो जूम इन करेंगे यहां से, क्या ये वैल्यू होगी कि ये वैल्यू होगी? ये थोड़ा मान लो कि परपेंडिकुलर इस पे बना रहा है, कौन सी वैल्यू होगी? देखो जब हम एक सर्किल देखते हैं और सर्किल पे एक टेंजेंट बनाते हैं तो हम वहां से परपेंडिकुलर मारते हैं, ठीक है। ऐसे करके एक सर्किल होता है, ठीक है। समझ लो एक वॉल पे ऐसे बॉल रखी हुई है, ठीक है, बॉल ऐसे कोने में रखी हुई है। तुमसे पूछता है कि यार रेडियस बता दो, तो तुम कहते हो सेंटर से उस वॉल तक का पे परपेंडिकुलर ड्रॉप ड्रॉप करूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे ड्रॉप करूंगा तो कुछ नहीं पता चल पाएगा, परपेंडिकुलर पे होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जब वो परपेंडिकुलर होता है तो दिस वैल्यू इज आर। तो आई डी इज नॉट रेडियस, इसको ले लो एम, आई एम इज रेडियस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे रेडियस ये वाला होता है जो परपेंडिकुलर होता है टू द वॉल या फिर टैंजेंट, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें अगर नहीं अभी समझ में आ रही हैं तो वो क्योंकि यार सब ओवरलैपिंग है इसमें, ठीक है। तुम्हें अगर थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी चीज की होनी चाहिए तब तुम आगे की चीज समझोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब मैं जितना भी चाह लूँ कि नहीं यार सबको इंडिविजुअली पढ़ा देता हूँ, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज पढ़ा देता हूँ, बट थोड़ा सा इंटरकनेक्टिविटी रहती ही है, ठीक है। तो ये मुझे समझ आया कि यार अभी तक क्या बोला कि इन सेंटर बोला, इन सेंटर बोला तो एंगल बाइसेक्टर बोला, एबीटी बोला, एबीटी समझ आया। फिर लेंथ ऑफ एडी निकाला कि 2 BC अपॉन BC, 2 BC अपॉन B प्लस C कॉस A/2, ठीक है। उसके अलावा इसी में लेंथ निकालने का एक और तरीका, लेंथ ऑफ एडी इज नथिंग बट इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए बी इंटू ए सी कर दो माइनस बी सी बी डी इंटू डी सी कर दो। और यहाँ पे स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ माइनस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो जिनको थोड़ा सा, अगर राइट हैंड साइड पे लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर कर रहे हैं तो लेंथ का स्क्वायर ही आएगा। अगर राइट हैंड साइड पे एक पर्टिकुलर एंटिटी है जो कि स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम एंटिटी होगी, ठीक है, जो कि लेंथ का स्क्वायर है। समझ आता है? तभी वो एडी का स्क्वायर है। ये तुम्हारा डायमेंशन करके एक चैप्टर हुआ करता था। कितने लोग कॉमर्स है यहाँ पे? छोड़ो, ठीक है। तो ये चीज भी हमें समझ आ गई भाई कि ऐसे होता है विदाउट मैथ्स। तो पढ़ा क्या है बे? रेडियस वाला पॉइंट समझाना है, वही टेंजेंट जो समझाया। रेडियस वाला पॉइंट देखते हैं। ये एक सर्किल है, यहाँ से यहाँ होता है रेडियस। ये फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे बहुत तंग किया था, फर्स्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो देखते हैं, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट, टेंजेंट सर्किल को छू के निकलती है और सेंटर से टेंजेंट पे 90 डिग्री बनता है और इसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक। सिमिलरली ये एक सर्किल है, वहां पे भी एक लाइन ऐसे पास करेगी, ठीक है। इस लाइन को देखो तो ये थोड़ी सी ऊपर है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। अबे तो अगर मैं इसको, पेंटर तो नहीं हूँ मैं भी, ये देखो कैसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लाइन बनाई है कि प्रूफ कर ले जाओ। तो ये 90 डिग्री होगा, जहाँ पे सर्किल है, सर्किल है उससे यहाँ पे टेंजेंट है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो वहां से 90 डिग्री आई एम की वैल्यू रेडियस होती है, आई डी रेडियस नहीं होता है। डी क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो ये इसको कट करके निकलती हुई आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये मे बी सेंटर से पास हो रही है बट ये यहाँ मीट हो रही है, तो ये डी है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ना कि यहाँ पे। समझे? थोड़ा सा भी क्वेश्चन के थ्रू और समझ आएगा, थ्योरी सिर्फ एक्सक्लूसिवली करने से ज़्यादा कुछ
इम्पैक्ट आता नहीं अनलेस तुम क्वेश्चन में उसको अप्लाई ना करो, तब तुम्हें पूरी तरह से वो कॉन्सेप्ट समझ आता है। तो वापस ये ए था, बी था, सी था, ए से तुमने कट किया तो तुमने कहा लो यार ये a/2, a/2। तुमने कहा बी को भी, बी के जो वैल्यू है उसको भी कट कर दूंगा, b/2, b/2। तुमने कहा सी को भी कट कर दूंगा, c/2, c/2। तो जब तुमने ये कट किया, एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है जो कि तुम्हें ये सब दिख रहे हैं, फिर एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी होता है। उसका क्या मतलब होता है कि ये ऐसे लाइन है, एक्सटीरियर एंगल मान लो ये कुछ 2 थीटा है, इसकी वैल्यू 2 थीटा है, तो ये भी तो कहीं पे ऐसे करके कट, ऐसे नहीं कट होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी कहीं पे ऐसे कट हो रहा होगा, राइट? और ये ऐसे करके जा रहा होगा, कहीं बहुत दूर मिलेगा जाके, और ये लाइन ऐसे होगी तो कहीं पे मिल जाएगी वो जाके। तो ये थीटा, ये थीटा। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हमने एक्सटीरियर साइड का करा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, और मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा डी, नाउ दिस इज योर डी। तो इसमें आता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो तुम, ठीक है। और इसी में थोड़ा आसान में तुम्हें समझाऊं, तो बी से डी जा रहे हो तुम, इज इक्वल्स टू ए से सी और सी से डी। फिर से ए पॉइंट फिक्स किया, ए से बी गए, फिर उसके बाद ए से सी चले जाओ। कैसे समझाऊं ये चीज जो याद रहे तुमको। अच्छा अभी ये समझ आया है कि ये कुछ बाहर मीट करती है, ये ए है, ये बी है, ये सी होगी, तो कहीं बाहर जाके डी पे मिलेगी। इतना क्लियर है? अब हमें रिलेशन निकालना है, विच इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अब ये एक, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे तुम्हारे पास जब ये ऐसे करके छोटे में एंगल बाइसेक्टर था ABCD, तो तुम्हारे लिए इजी था कि AB निकाला, AC निकाला, BD और DC हो गया। बट अब यहाँ पे फॉर्मूला वही आ जाएगा कि AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। बट ये कैसे हम करेंगे? भाई 2 बार वाला फॉर्मूला लगा दो ना जो आपने पीछे अभी बताया, एक ट्रायंगल एबीसी में, एक ट्रायंगल एबीडी में। वो यही वाला जो फॉर्मूला है, AB अपॉन AC। नहीं नहीं रुको, AB चलो तीन ऐसे एंगल ऐसे सिमिलर थोड़ी ऐसे होते याद हैं। रखो, ऐसे याद रखो कि 2 पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे तुम्हारे लिए, एक तो वर्टेक्स जहाँ पे वो कट हो रहा है, और एक जो मिडिल वैल्यू जहाँ पे वो हो रहा है। तो ए से बी कर रहे थे, ए से बी कर रहे थे, ए से बी कर रहे थे, फिर उसके बाद फिर डी से बी कर रहे थे। तो डी से बी तुमने ऐसे करके लिखा, ए से बी कर रहे थे, फिर डी से बी कर रहे थे, फिर जो दूसरी वैल्यू थी ए से सी कर रहे थे और डी से सी कर रहे थे। ठीक है, फिर से समझते हैं। तुम्हारे लिए ये 2 वर्टेक्स इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, ए और डी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर और डी पे है जो लाइन पे ड्रॉप हो रहा है। तो ए से बी पहले तुमने करा, तुमने कहा ए से बी लिखूंगा, ए से बी लिखा, इज इक्वल्स टू बी से, अब फिर डी फॉर दिल्ली से बी फॉर बॉम्बे करा, ठीक है। फिर तुमने ए से सी करा, और फिर तुमने सी से डी करा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने वो जो 2 पॉइंट्स थे उनके थ्रू निकाला। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे। ए वाला क्या क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? ए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे 90 वो कट हो रहा है एंगल, और वो जो पॉइंट जो वर्टेक्स वो जो साइड पे गिर रहा था जाके डी। तो ए और डी इंपॉर्टेंट है। तो तुमने ए से बी पहले करा, फिर तुमने ए से बी हो गया तो डी फॉर दिल्ली से बी करा, डी फॉर दिल्ली से बी करा, इज इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट देखते हैं, तुमने ए से सी करा, फिर डी से सी करा, तो ये सेम आ गया। तो ऐसे याद रखना है तुमको, ऐसे मैंने भी याद किया था। हाँ समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। देखो वैसे तो याद करने का ही तरीका मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं इसमें बता रहा हूँ, मुझे भी। हम्म चलो ठीक है, फिर से इस पे आते हैं। पहले इसमें
ये वर्टेक्स और ये जो साइड है, ये जो पॉइंट्स हैं ए और डी, एक स्पेशल पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है। दे आर स्पेशल फ्रॉम बी सी। वाई दे आर स्पेशल फ्रॉम बी सी? क्योंकि इस पे ही तो वो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, ठीक। तो तुमने क्या करा, जो स्पेशल पॉइंट ए है उससे बी पे एक लाइन बनाई, तो ए बी हुआ। फिर वो जो दूसरा स्पेशल पॉइंट है डी फॉर दिल्ली, डी से बी बनाया, इज इक्वल टू जो ए स्पेशल पॉइंट था उससे तुमने सी पे करा एक डिस्टेंस, फिर उसमें तुमने जो सेकंड स्पेशल पॉइंट था डी, उससे सी पे करा। तो ये करके बन गया तुम्हारा पहला वाला, जब क्लोज्ड था। जब बड़ा वाला था तो यहाँ पे अब स्पेशल पॉइंट कौन से हैं, ए तो है ही और डी है ही स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। तो तुमने पहले कहा कि ए से बी चला जाता हूँ, फिर तुमने कहा इस दूसरे स्पेशल पॉइंट से बी चला जाता हूँ, इज इक्वल्स टू पहले स्पेशल पॉइंट से सी चला जाता हूँ, दूसरे स्पेशल पॉइंट से डी चला जाता हूँ। ये बस याद करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें कुछ वो कॉन्सेप्ट एंड ऑल है। वो तुम्हें याद नहीं रहेगा पेपर में कि कौन सी वैल्यू किससे इक्वेट करें, इसलिए मैंने भी ऐसे ही याद किया था। तो तुमने कहा दो स्पेशल पॉइंट है, दो नॉन स्पेशल है, तो पहले वाले स्पेशल पॉइंट से एक पॉइंट पे गए, फिर दूसरे वाले स्पेशल पॉइंट से एक पॉइंट पे गए, तो वहां से वो चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आया तुम्हारा, ये हो गया, ठीक। अब ये इसको कट किया है, तो उसके बाद इसको भी कट करेगा, c/2, c/2। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक सर्किल बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत ज्यादा गंदा बना दिया मैंने, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सब, इसको बैक ही कर देता हूँ, उसी में भलाई है। कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ाना है। एक्सटीरियर एंगल पे लाइन बनाई, ठीक, कहीं पे मिली, फिर ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा कोई किसी का, उस पे लाइन बनाई। तो ये इन दोनों से क्या हुआ कि यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बना, तो इस इंटरसेक्शन से एक सर्किल बनेगा। मैं एक बार इमेज ही दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है, तो ये वो बना होता है। इसको यहाँ से कैप्चर मार लेता हूँ। तो ये तो मैं बना नहीं पाता अपनी कलाकारी वाली, उससे क्या लिखा है नीचे, देखो ये बनाया है मास्टरपीस। तो हमने ये चीज सीखी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये एक रेडियस होगा, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, एंड दिस इज आर। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 इस प्लस, इमेज को पहले समझा दो, तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा एंगल बाइसेक्टर है क्या है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इस एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पे क्या हुआ, आई बना सेंट्रोइड। फिर इसमें क्या हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। इन दोनों एंगल बाइसेक्टर के ये वैल्यू यहाँ जा रही है, ये वैल्यू यहाँ जा रही है, तो ये क्या है, I1 है, ठीक है, एक और है। तो वहां पे ये ऐसे करके बनेगा, और ये क्या है, फिर ये आई हो गया, तो अब रेडियस हो जाएगा वहां से, समझे।
देखो पेपर में क्या आएगा, पूछेगा तो तुमसे सिंपल सा। आपने तो पहले बताया था कि v/2 जहाँ पे आपने किया है एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो किया है वहां से तो आपने डी पॉइंट बनाया था एक, यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा। डी पॉइंट बनाया था, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं बनेगा, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं बनेगा, जो बताया यहाँ पे एक पॉइंट नहीं बनेगा। ये लाइन ऐसे जाती रहेगी, बट ये लाइन थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है, तो ये लाइन आगे जाके कट भी करेगी। अच्छा तो मैं उसमें दिखा देता हूँ जहाँ पे डी पे इंटरसेक्ट करेगा। टा 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 टा। ये लाइन दिख रही है? अच्छा, ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ये लाइन थोड़ी सी बहुत हल्की सी नीचे की तरफ जा रही है, बहुत हल्की सी, बहुत ज्यादा ही, मतलब वो फाइन सा ही गैप है। तो वो फिर नीचे जाते 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 ऐसे 10-15 किलोमीटर के बाद मीट करेगी। बट पेपर में तुम्हारे पास एक लिमिटेड पेपर है, तो वहां पे तुम फिर ऐसे ही बना लेते हो कि ऐसी साइड लेते हो जो यहाँ पे ही मीट कर जाए, ताकि तुम अपना बना सको डी। तो इस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं बन रही है, इस तरफ बन रही है, क्योंकि ये 90 से कम है, समझे? ये रेडियस के साइज इसी ऑर्डर में होने चाहिए कि R1 फिर R2 फिर R3? नहीं नहीं, साइज का नहीं कुछ करना है। इंपॉर्टेंट इसमें देखो, इतना वो सब लाने का मेरा पॉइंट क्या था, पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कितने टोटल नंबर ऑफ रेडियस बनेंगे तुमको, तो कितने नंबर ऑफ सर्कल्स बनेंगे, तो तुम आंसर लिख के आओगे 4। जब तक तुम्हें ये फिगर नहीं दिखेगी तब तक तुम यही नहीं बता पाओगे। पूछेगा कि एक एंगल बाइसेक्टर के थ्रू रेडियस कितने बन सकते हैं, इन रेडियस मतलब तो टोटल कितने एंगल बाइसेक्टर से रेडियस बन सकते हैं, तो उसका आंसर होता है 4। तो तुम्हें ये मार्क करके आना होगा कि 4 होता है, एक नहीं होता है। बहुत सारे लोग एक ही मार्क करेंगे कि यार होता है तो एक ही होता है, बाकी 3 भी होते हैं, ठीक है, तो ये 4 होता है। उसके बाद क्या याद रखना है? भाई फिर से एक बार। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि एक एंगल बाइसेक्टर के थ्रू कितने सर्कल्स बनेंगे, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन। तो सबको लगेगा एक बनेगा क्योंकि सबने सिर्फ यही पढ़ा होगा, राइट? बट एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा और एक ये भी बनेगा, तो टोटल 4 बनेंगे सर्कल्स। तो ये चीज, पहली चीज तुम्हें समझ आई, ठीक है। दूसरी चीज क्या समझ आएगी, कह देगा ये इनको एक्स रेडियस बोलते हैं, आउटसाइड एक्सटीरियर रेडियस। जैसे वो इन रेडियस था, ये एक्स रेडियस है। इन रेडियस इसको कहते हैं, इसको एक्स रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो एक्स रेडियस की वैल्यूज दे देगा 3, कहेगा इन रेडियस बता दो, तो तुम ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक। एरिया पूछेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ एबीसी का, इस रूट ओवर, ये कभी आया नहीं है पेपर में, R1 R2 R3, मैंने आज तक ये क्वेश्चन ये कभी लगाया ही नहीं है फॉर्मूला, बट मैंने कहीं पे सीखा था क्योंकि कहीं ना कहीं पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा था कोई बंदा मुझे, तो मैंने कहा लिख लेता हूँ, ठीक है, पर ये यूज हुआ नहीं कभी, ठीक है। ये वो ये रेडियस डायग्राम एक्स रेडियस कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल जूम नहीं हो पा रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या बन गया। भाई ये आर जो है वो इन रेडियस है और बाकी 3 एक्सटीरियर रेडियस है ना। हाँ बस ठीक है ठीक। ठीक है, अब देखो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो पहले तुम ये डायग्राम हमको बना के देगा कि हमको कुछ नहीं देगा समझना है? वो बस मुझे कह देगा कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितने बनेंगे एक एंगल बाइसेक्टर के थ्रू एक ट्राइंगल में, तो उसका आंसर तुम 4 लिख के आ जाना, ठीक है। और दूसरा पूछेगा तुमसे कि एक्स रेडियस की वैल्यू दे देगा कि 3 4 5 है, फाइंड इन रेडियस, तो तुम कहोगे इन रेडियस होता है 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/r, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि वो एकदम नहीं, वो जो समझ आ रहा है उसका क्या करें, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। मैंने कहा कि यार पहले सिर्फ इतने को देखते हैं, ठीक। मैंने कहा कि बी वाला पॉइंट है उसका एंगल बाइसेक्टर, ए वाला पॉइंट है उसका एंगल बाइसेक्टर, सी वाला पॉइंट है उसका एंगल बाइसेक्टर, जहां पे मीट करेंगे ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है जो कि ये कहीं यहाँ पे जाएगा, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, जहां पे मीट करेंगे उसको आई बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, जिसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर के थ्रू, इन सेंटर कुछ नहीं होता है, एक सेंटर होता है सर्किल का जो सारी साइड्स को टच करता है, जैसा कि हमें दिख रहा है, ठीक।
तो हमें पता चला कि एंगल बाइसेक्टर करा तो उसमें बीच में होता है। अब हमने आगे समझा, तो हमने कहा अच्छा एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये क्या है, इस साइड पे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल दिख रहा है इसको कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड अगर कर रहा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, फिर ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो इसके इसके थ्रू भी तो एक लाइन जा रही होगी जो एंगल बाइसेक्टर ही होगी, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट कर रही है। फिर ये भी एक एंगल बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल बाइसेक्टर है। तो इनके थ्रू इंटरसेक्ट एक कोई आई डैश बनेगा, आई वन डैश, ठीक है। और ये जब बन गया हमारा, तो दिस इज अगेन योर, फिर से पॉइंट ऑफ आई डैश, ये फिर से क्या हो जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा एक बड़े सर्कल का, तो जो कि टच करेगा इसको, तो ये ऐसे करके बन जाएगा। बट इतनी डेप्थ में तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें बस ये जानना है कि 4 बनते हैं और तुम्हें ये फॉर्मूला जानना है। देखो यहाँ पे भी लिख दिया है उन्होंने साइड में, अगर किसी को यहाँ से दिख रहा है तो इमेज में भी। ये आएगा नहीं पेपर में। तो इतना हमने सीख लिया है अभी तक। फिर क्या सीख सकते हैं?